नाम है मेरा कल्याणवंशी, पर सब मुझे क्ले कहते हैं। मैं 72 साल का हूं और मैं यहां मुंबई, भारत में रह रहा हूं जब से मैंने सुमिता से शादी की थी, जो कि 1977 में हुई थी। मैंने 35 साल तक मैग्नोलिया स्टील वर्क्स में उत्पादन पर्यवेक्षक के रूप में काम किया, जो कि क्षेत्र का एक बड़ा ऑटो पार्ट्स सप्लायर है। आज मैं जो साझा करने जा रहा हूं वह कुछ ऐसा है जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने दिल से निकालना चाहिए। शायद यह मेरे उम्र के दूसरों के लिए एक चित्र होगा, जो सोचते हैं कि वे उन लोगों को जानते हैं जिनके साथ वे अपना जीवन बिताते हैं। यह सब एक ठंडी मंगलवार की दोपहर में शुरू हुआ, जून 2023 में। मैं जुहू तारा रोड होटल के बरामदे पर बैठकर अपनी चाय पी रहा था जब मैंने देखा कि बादल मुंबई की गर्मी में एक बड़ी बारिश का वादा कर रहे हैं। सुमिता पहले ही निकल चुकी थी। उसने कहा कि वह अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पर जा रही है, जैसे वह हर मंगलवार और गुरुवार जाती है। लगभग 5 दशकों के साथ हम पहले की तरह बात नहीं करते थे। सच कहूं तो हम सुबह और रात के अलावा बहुत कम बातें करते थे और हम पिछले 10 सालों से अलग कमरों में सो रहे थे। उसने कहा था कि यह मेरी खर्राटों के कारण है, लेकिन मुझे पता था कि इसके पीछे और भी कुछ है। फिर भी हमने परिवार के लिए दिखावा किया, खासकर पोते पोतियों के लिए। जब उस दोपहर फोन बजा, मुझे नहीं पता था कि यह कॉल मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। यह आर्यन था, मेरा 19 वर्षीय पोता, जिसके साथ मैं हमेशा निकट रहा हूं। उसकी आवाज अजीब, कांपती हुई थी। दादा, ये कुछ गलत है। मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप शांत रहेंगे, उसने कहा। मैंने कहा, भगवान बेटे, मुझसे बात करो, क्या हुआ? उसने कहा, सुमिता, आपकी सुमिता लिंकिंग रोड पर है और वह अकेली नहीं है। वह कुछ सूट पहने हुए लड़कों के साथ है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पेट में घूंसा मारा हो। सुमिता, मेरी सुमिता जुहू तारा रोड होटल में। वह होटल पूरे शहर में जाना जाता था। यह सच नहीं हो सकता। क्या तुम पागल हो बेटा? तुम्हारी दादी तो अभी डॉक्टर के पास है। मैंने कहा, मेरी आवाज में टूटन थी। मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूं दादा, मैंने अभी इसे लिया। देखो इसे, आर्यन ने कहा। जब मैंने तस्वीर खोली, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वही थी, वही छोटी तक की भूरे बालों की कटिंग जो मैं हर सुबह नाश्ते में देखता था। वही भूरी पर्स जो उसने घर से निकाली थी। वही नीला कोट जिसे मैंने पिछले साल उसके जन्मदिन पर दिया था। बुरा यह था कि मैं उस लाल शेवी मालिबू का टैग नंबर भी देख सकता था जो हम साझा करते थे। यह नकारना नहीं था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुमिता ने मुझे बताया था कि उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दोपहर 2 बजे है। वह एक ही समय पर 2 जगह कैसे हो सकती है? आर्यन, क्या तुम यकीन कर सकते हो कि यह तस्वीर आज की है? मैंने पूछा, कुछ स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश करते हुए। मैंने अभी इसे लिया दादा। मैं लिंकिंग रोड पर हूं क्योंकि मैं कुछ स्कूल का सामान लाने आया था और मैं होटल के पास से गुजर रहा था। तभी मैंने दादी को अंदर जाते हुए देखा। 48 साल की शादी में मुझे कभी संदेह नहीं हुआ था। सुमिता हमेशा एक गंभीर महिला रही हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित और एक ईमानदार चर्च की सदस्य। यह कैसे हो सकता है? फिर मुझे याद आया, कभी कभी सुमिता कार की चाबियां घर पर छोड़ देती थीं और टैक्सी लेकर अपने अपॉइंटमेंट्स पर जाती थीं। क्या किसी ने उसकी कार ले ली थी? क्या कोई और स्पष्टीकरण हो सकता था? शांत रहो बेटे, मैं इसे सुलझाने की कोशिश करूंगा, मैंने कहा, अपनी आवाज में अधिक आत्मविश्वास लाने की कोशिश करते हुए। मैंने फोन रख दिया और कुछ मिनटों तक वहां बैठा रहा, अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे याद आया कि कभी कभी जब उसके अपॉइंटमेंट का दिन होता था, मैं तहखाने से आवाजें सुनता था। सुमिता हमेशा कहती थी कि यह पड़ोसी की बिल्ली है जो पीछे की खिड़की से अंदर आती है, लेकिन मैं कभी यकीन नहीं कर पाया। क्या कोई घर में था? मैं सच्चाई जानने के लिए तैयार हो गया। मैं सीढ़ियों से नीचे तहखाने की ओर गया, एक ऐसा स्थान जहां मैं शायद ही कभी जाता था, क्योंकि लगभग 5 साल पहले मेरी पीठ में चोट लग गई थी। नमकीन गंध और खराब रोशनी ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। और तभी मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा डर लगा।
वहां तहखाने में एक पुरानी झूला कुर्सी में बैठी हुई थी, जो मेरी मां की थी, वही, या कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति जो सुमिता की तरह दिखता था। वही ऊंचाई, वही भूरे बालों की कटिंग, यहां तक कि उसकी मुद्रा भी समान थी। वह मेरे सामने बैठी थी, आराम से बुनाई कर रही थी, बड़े हेडफोन पहने हुए, जो पूरी तरह से बाहरी आवाज को ब्लॉक कर रहे थे। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। अगर सुमिता यहां है, तहखाने में, तो लिंकिंग रोड पर वह महिला कौन थी जिसे आर्यन ने तस्वीर में कैद किया था? या क्या आर्यन गलत था और होटल में जो महिला थी वह सुमिता नहीं थी? मैंने उसे बुलाया, सुमिता, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, संभवतः हेडफोन के कारण। मैं धीरे धीरे पास गया, अभी भी थोड़ा भ्रमित। जैसे ही मैं उसके कंधे को छूने वाला था, ऊपर से एक आवाज ने मुझे चौंका दिया। यह रसोई के दरवाजे की आवाज थी। मैंने तेजी से सीढ़ियों पर नजर डाली, जो मुख्य मंजिल की ओर जाती थीं, और फिर कुर्सी की ओर वापस देखा। वह महिला बुनाई करती रही, मेरी उपस्थिति से बेखबर। मैंने ऊपर जाकर शोर की जांच करने का फैसला किया। मेरा मन दौड़ रहा था। शायद ये सिर्फ इस पुराने घर के दरवाजों की चरचराहट थी। मैंने सीढ़ियों पर चुपचाप चढ़ने की कोशिश की, बिना कोई आवाज किए, अभी भी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने फिर से उस तस्वीर पर नजर डाली जो आर्यन ने मुझे भेजी थी। इसमें कोई शक नहीं था, ये सुमिता थी, या कोई जो उससे बेहद मिलती जुलती थी। गाड़ी की नंबर प्लेट बिल्कुल हमारी थी, और टाइम स्टैंप 2 पिंचेर 15 बजे का था, जो कि 30 मिनट से भी कम समय पहले का था। मैं रसोई में था, तस्वीर को देख रहा था, जब कुछ ने मेरी ध्यान खींचा। तस्वीर में महिला की दाहिनी कलाई पर एक छोटी सी डिटेल नजर आ रही थी, एक कंगन जो मैंने सुमिता को हमारी 45वीं शादी की सालगिरह पर दिया था। एक कंगन जो मेरी याद के अनुसार सुमिता ने कभी नहीं उतारा। तभी मुझे याद आया कि 2 साल पहले हमारी एक अजीब बातचीत हुई थी। हम रात का खाना खा रहे थे, उन दुर्लभ पलों में जब हम अब भी बात करते थे, जब सुमिता ने बहुत ही सहजता से कहा कि उसने एक दूर के चचेरे भाई का पता लगाया है, जो उस डीएनए वंशावली परीक्षण के माध्यम से मिला, जो कुछ साल पहले लोकप्रिय हुआ था। वह इस खोज को लेकर बेहद उत्साहित थी, जो अजीब था, क्योंकि वह कभी अपने परिवार के करीब नहीं रही। मैंने सोचा कि यह दिलचस्प है, लेकिन उस समय मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर यह कोई चचेरा भाई नहीं था, अगर यह कोई और था जो उससे और भी करीब था, उस विचार के आते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे एक सिद्धांत को सत्यापित करने की आवश्यकता थी जो मेरे मन में बनने लगा था। मैं फिर से तहखाने में गया, इस बार और भी दृढ़ निश्चय के साथ। महिला अभी भी वहां थी, अभी भी बुनाई कर रही थी। मैं उसके पीछे गया और उसके कंधे को छुआ। वह चौंक गई, जल्दी से अपने हेडफोन उतारते हुए। तुमने मुझे डरा दिया, कल्याण। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल सुमिता की थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक हल्की झिझक, एक नर्वसनेस का झलक जो मैंने उस महिला में नहीं देखी थी, जिसके साथ मैंने लगभग 5 दशकों बिताए थे। क्या तुम ठीक हो, सुमिता? मैंने सोचा तुम डॉक्टर के पास हो, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, उसकी हर प्रतिक्रिया को देखते हुए। ओह हां, मैंने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। डॉ ओवंस को एक आपात स्थिति थी, उसने जल्दी से जवाब दिया। मैंने घर पर रहने का फैसला किया और सिमोन के जन्मदिन के लिए इस कंबल पर काम करना शुरू कर दिया। सिमोन हमारी सबसे बड़ी पोती थी। उसका जन्मदिन 2 महीने में था। कुछ सही नहीं था। सुमिता हमेशा तहखाने से नफरत करती थी। उसने कहा था कि यह बहुत नम है और उसकी गठिया को बढ़ा देता है। वह यहां बुनाई क्यों कर रही थी, बजाय इसके कि वह लिविंग रूम में बुनती, जैसे वह हमेशा करती थी? और तुम यहां बुनाई करने क्यों आई हो? तुम हमेशा नमी की शिकायत करती हो, मैंने चुनौती दी। ओह, मैंने तुम्हें सुइयों की आवाज से परेशान नहीं करना चाहा। मुझे पता है कि तुम अपनी दोपहर की शो देखना पसंद करते हो, उसने जवाब दिया, कुर्सी से उठते हुए। ठीक है, चूंकि तुम यहां हो, मैं ऊपर जाकर हमारे लिए चाय बना दूंगी, कैसा रहेगा? उसने जल्दी से मुझसे आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया, बिना पीछे मुड़े। मैं वहीं खड़ा रहा,
खाली कुर्सी और अधूरी बुनाई को देखते हुए। तभी मैंने देखा कि उसकी दाहिनी कलाई पर कोई कंगन नहीं था। मैं 1953 में दक्षिण कैरोलिना के उपनगर में पैदा हुआ। मैं 5 भाइयों में सबसे छोटा था, छोटे किसानों का बेटा जो तंबाकू और कपास उगाते थे। देश में जीवन कठिन था, विशेषकर सर्दियों में, जब क्षेत्र की कड़क ठंड ने तुम्हारे हाथों को इतना कठोर कर दिया कि तुम अपने औजारों को भी ठीक से नहीं पकड़ पाते थे। मेरे पिता थियोडोर एक कठोर, पुराने ख्यालों वाले व्यक्ति थे, जो मानते थे कि एक लड़का तभी मर्द बनता है जब वह काफी मेहनत करे और बेल्ट से अच्छी तरह पीटे। मेरी मां जिनेवा इसके विपरीत मीठी और प्यारी थी, हमेशा मेरे पिता की कठोरता को कम करने की कोशिश करती थी। जब मैं 16 साल का था, 1959 में, मैं उस जिंदगी को और नहीं सहन कर सका। मैंने शहर में अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। अपनी मां की छिपी हुई सहमति और कुछ पैसे जो मैंने बचाए थे, मैंने ग्रेहाउंड बस पकड़ी और उत्तर की ओर अटलांटा जॉर्जिया के लिए निकल पड़ा। मुझे याद है कि मैं स्टेशन पर पहुंचा, बिना किसी को जाने, एक कार्डबोर्ड का सूटकेस लिए, जिसमें 2 कपड़ों के बदलाव और कुछ सपने थे। अटलांटा मुझे एक साथ डरा और रोमांचित कर रहा था। इतने सारे लाइट, इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे लोग सड़कों पर दौड़ते हुए। यह देश के धीमे रिदम से एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। पहले कुछ दिनों के लिए मैंने शहर के केंद्र में एक सस्ते बोर्डिंग हाउस में ठहरकर नौकरी की तलाश की। शुरुआत में यह कठिन था। एक देहाती लड़का, बिना स्कूल के बाद की शिक्षा, बिना संदर्भ के, दरवाजे पर दरवाजा खटखटाते हुए। लगभग 1 महीने की खोज के बाद मुझे अंततः मैग्नोलिया स्टील वर्क्स में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली। काम भारी था, लेकिन मैं मेहनती काम के लिए अभ्यस्त था। मैं सुबह 4:30 बजे उठता था ताकि पहले बस को पकड़ सकूं, और रात 8 बजे के बाद घर लौटता था। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। अपने जीवन में पहली बार मेरे पास अपना पैसा था, जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से कमाया था, बिना अपने पिता को जवाब दिए। 1992 तक, 19 साल की उम्र में, मुझे उत्पादन सहायक के रूप में पदोन्नति मिली। कंपनी बढ़ रही थी, साथ ही उस समय देश में चल रहे युद्ध के बाद के उछाल के साथ। मैं उत्पादन लाइन पर काम करता था, जो हिस्से बनाता था। एक तेजी से बढ़ती ऑन्टो उद्योग के दौरान मैंने सामुदायिक कॉलेज में रात की कक्षाएं लेना शुरू किया। मुझे पता था कि अगर मैं तरक्की करना चाहता हूं तो मुझे शिक्षा की आवश्यकता है। 1975 में 22 साल की उम्र में मुझे जूनियर पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति मिली। मैं प्लांट का सबसे युवा पर्यवेक्षक था, जो मुझे गर्व से भर देता था। मुझे याद है, मैंने अपने माता पिता को दूरभाष पर यह खबर साझा की थी। मेरी मां ने खुशी से भरा एक पत्र भेजा। मेरे पिता, जो हमेशा कम बोलते थे, ने मेरी मां के पत्र के कोने में एक सरल "काम करते रहो" लिखा था। इसी दौरान मैंने सुमिता से मुलाकात की। वह स्टील वर्क्स में प्रशासनिक विभाग में काम करती थी, प्लांट के प्रबंधक की सचिव। अन्य लड़कियों के विपरीत सुमिता का स्वभाव गंभीर और संकोची था। वह चकाचौंध वाले मेकअप नहीं करती थी और न ही गलियों में गपशप में हिस्सा लेती थी, हमेशा अपने साधारण कपड़े और नीटली बंधे बालों के साथ। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। उसे डेट पर पूछने के लिए मुझे 3 महीने लगे। ये 1976 का मार्च था। मुझे ये अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने अपनी पहली कार खरीदी थी, एक नीली 1959 की फोर्ड फेयरलेन, जिसे मैंने 12 कठिन किस्तों में चुकाया। मैंने उसे शहर के एक सिनेमा में आमंत्रित किया, जहां सिडनी पोइटियर की नई फिल्म चल रही थी। उसने स्वीकार कर लिया, जो मुझे बहुत आश्चर्य और खुशी मिली। हमारा प्रेम प्रसंग जल्दी ही आगे बढ़ा। 1 साल से भी कम समय में हम सगाई कर चुके थे, और जुलाई 1977 में, जब मैं 24 साल का था, मैंने सुमिता से शादी कर ली, जो उस समय 20 साल की थी। हमने बांद्रा में एक छोटे से घर में किराए पर रहना शुरू किया और साथ में जीवन की शुरुआत की। वे कठिन वर्ष थे, मेहनत और बचत से भरे, लेकिन हम खुश थे। कम से कम मुझे ऐसा लगता था। जल्दी ही, शादी के पहले वर्षों में, हमें एहसास हुआ कि हमारे मतभेद हमारे प्रेम प्रसंग के दौरान की तुलना में कहीं अधिक बड़े थे। मैं एक साधारण आदमी था, साधारण पृष्ठभूमि से,
जो सप्ताहांत पर दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता था, रविवार को बारबेक्यू बनाना और एक ठंडे बियर के साथ एटलांटा फॉल्कन्स का खेल देखना। सुमिता अधिक संकोची थी। उसे पढ़ना, विदेशी फिल्में देखना और कला प्रदर्शनियों में जाना पसंद था। जब हम डेट कर रहे थे तो ये मतभेद आकर्षक लगते थे, लेकिन शादी में ये तनाव का कारण बन गए। 1969 में हमारी शादी के 2 साल बाद हमारा पहला बच्चा नाया पैदा हुआ। यह मेरे जीवन का सबसे खुशहाल पल था। मैं 26 साल का था और जब मैंने उस छोटे नाजुक बच्चे को अपनी बाहों में थामा तो मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी हूं। नाया के जन्म के बाद सुमिता में भी बदलाव आया। वह और भी मीठी और धैर्यवान हो गई। कुछ समय के लिए हमारे मतभेद कम महत्वपूर्ण लगने लगे। 1980 का दशक मेरे लिए कठिन परिश्रम और पेशेवर विकास का समय था। 1982 में मुझे स्टील वर्क्स में वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नति मिली, जिससे वेतन में बढ़ोतरी हुई। उसी वर्ष हमने अपना पहला घर खरीदा, जो एक छोटा सा बंगलो था, और 1983 में जब मैं 30 साल का था, हमारा दूसरा बच्चा डेरियस पैदा हुआ। अब 2 छोटे बच्चों के साथ जीवन अधिक व्यस्त हो गया। मैंने परिवार के लिए और अधिक मेहनत की, जबकि सुमिता ने बच्चों के लिए अपने काम को छोड़ दिया। देश की सभी कठिनाइयों के बावजूद, बढ़ती महंगाई और मांस खरीदने के लिए लंबी लाइनों के बावजूद, हमने एक स्थिर जीवन बनाने में सफलता पाई। 1985 में जब हमारी वित्तीय स्थिति थोड़ी बेहतर हुई तो हम एक सपना पूरा करने में सक्षम हुए। नेहा, जो 6 साल की थी, को एक निजी स्कूल में दाखिला दिलवाया। सुमिता ने इस पर बहुत जोर दिया। उसने कहा, शिक्षा वह सबसे बड़ा धन है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, और मैंने सहमति जताई। हालांकि मेरे दिल में मैं सोचता था कि शिक्षा ने मुझे इतना नहीं रोका। आखिरकार मैंने बिना हाई स्कूल खत्म किए ही पर्यवेक्षक का पद हासिल किया था। 1985 में ही एक बड़े वित्तीय संकट ने शहर को बुरी तरह प्रभावित किया। कई कंपनियां बंद हो गईं और हजारों लोग नौकरी खो बैठे। हमारा घर सुरक्षित था, लेकिन स्टील वर्क्स में कई सहकर्मियों ने सब कुछ खो दिया। फैक्ट्री लगभग 1 महीने तक बंद रही। यह एक कठिन समय था, लेकिन शहर हमेशा की तरह संकट के बाद उभर गया। 1989 के अंत में मैंने एक और पदोन्नति प्राप्त की, उत्पादन प्रबंधक। 36 साल की उम्र में मैंने 200 से अधिक कर्मचारियों का समन्वय किया और कंपनी के प्रबंधन को सीधे रिपोर्ट किया। मैंने अपनी पहली नई कार खरीदी, एक धातु नीली शेवी कैवेलियर, जिसमें पावर स्टीयरिंग थी। मुझे लगा कि मैं दुनिया के शीर्ष पर हूं। 1990 में जब वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ तो हम उस घर को खरीदने में सक्षम हुए जहां मैं अभी भी रहता हूं, बांद्रा में। एक बड़ा घर जिसमें 4 बेडरूम, एक यार्ड और एक छोटा सा बेसमेंट था। सुमिता उस घर से बहुत खुश थी। उसने कहा कि आखिरकार हमें परिवार और दोस्तों के लिए जगह मिलेगी। हम उस वर्ष जुलाई में गर्मियों के बीच में वहां चले गए। मुझे याद है कि गर्मी बहुत अधिक थी, जैसे हम यहां कहते हैं, और हमने एक तपती धूप में फर्नीचर को खींचा। 1990 का दशक देश में बड़े बदलावों के साथ शुरू हुआ। आर्थिक संकट ने हमारी बचत को खत्म कर दिया। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण कई कंपनियां बंद हो गईं। जहां मैं काम करता था, स्टील वर्क्स भी कठिन समय से गुजरा। वहां छंटनी और उत्पादन में कटौती हुई, लेकिन हम जीवित रहने में सफल रहे। घर में भी चीजें बदलने लगीं। नेहा किशोरावस्था में प्रवेश कर गई और इसके साथ ही उस उम्र के सामान्य संघर्ष भी आए। जैसे उसकी मां सुमिता भी पढ़ाई में गंभीर, दृढ़ निश्चयी और सवाल पूछने वाली थी। आर्यन 10 साल का मुझसे ज्यादा मिलता जुलता था। उसे क्रिकेट और बाहरी खेल पसंद थे और स्कूल में उसे मुश्किलें आती थीं। उस समय सुमिता के साथ मेरा रिश्ता स्थिर था, लेकिन उसमें पहले जैसी गर्मी नहीं थी। हम ज्यादा साथी, सहयात्री बने हुए थे, न कि प्यार करने वाले जोड़े। हमारे पास कुछ सामान्य लक्ष्य थे, मुख्य रूप से बच्चों से संबंधित, लेकिन हमारी व्यक्तिगत जिंदगियां सो लगातार अलग रास्तों पर चल रही थीं। सुमिता का अपना बुक क्लब और चर्च की दोस्त थीं, जबकि मेरे पास क्रिकेट की टोली और रविवार की मछली पकड़ने की यात्राएं थीं। हम परिवार के खाने के लिए मिलते थे और कभी-कभी बच्चों के कार्यक्रमों के लिए बाहर जाते थे। ये बिल्कुल सही नहीं था,
लेकिन यह काम कर रहा था, या मैंने ऐसा सोचा। 1965 में निया, जो उस समय 16 साल की थी, ने बताया कि वह चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहती है। मैं चिंतित था कि खर्च कैसे उठाएंगे, लेकिन मैं बहुत गर्वित भी था। वह परिवार में पहली व्यक्ति होगी जो 4 साल की यूनिवर्सिटी में जाएगी। दूसरी ओर आर्यन स्कूल में संघर्ष करता रहा। शिक्षकों ने सुझाव दिया कि उसे ध्यान की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हमने उसे कई विशेषज्ञों के पास ले जाया। हमने जो कर सकते थे, किया। इसी साल मैंने सुमिता के व्यवहार में बदलाव देखना शुरू किया। वह ज्यादा दूर रहने लगी, ज्यादा समय घर से बाहर बिताने लगी, यह कहते हुए कि वह चर्च की बैठकें या बुक क्लब की गतिविधियों में व्यस्त है। लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। मुझे किसी रोमांटिक चीज का संदेह नहीं था। आखिरकार हम लगभग 20 साल से एक साथ थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वह कुछ छिपा रही है। 1988 में निया ने चिकित्सा के लिए प्रवेश परीक्षा पास की। यह एक बड़ा जश्न था। मुझे याद है कि हमने अपने पिछवाड़े में 50 से ज्यादा लोगों के लिए एक बारबेक्यू का आयोजन किया। ऐसे रिश्तेदार आए जिनसे मैं कभी नहीं मिला था। उस दिन मैंने सुमिता की आंखों में एक संतोष का आभा देखा जो मैंने लंबे समय से नहीं देखी थी। उसने वह हासिल किया था जो वह इतनी बेताबी से चाहती थी, अपनी बेटी को कॉलेज की शुरुआत करते देखना, वह अवसर जो उसे खुद नहीं मिला था। साल 2000 में नए सहस्त्राब्दी के आगमन के साथ मेरी पेशेवर जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। स्टील वर्क्स को एक विदेशी समूह ने खरीद लिया, जिससे नए प्रबंधन तरीके और नई तकनीकें आईं और कंपनी की संस्कृति में पूरी तरह से बदलाव आया। मेरे लिए 47 साल की उम्र में यह एक बड़ा चुनौती थी। मैंने देखा कि पुराने सहकर्मियों को निकाल दिया गया और उनकी जगह युवा, नए कॉलेज से निकले लोग आ गए जो व्यवसाय और इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ स्पेनिश बोलते थे और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जिन्हें मैं मुश्किल से समझता था। कॉलेज की बात करें तो उसी साल आर्यन ने सभी अपेक्षाओं को चुनौती देते हुए शारीरिक शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा पास की। वह, जो हमेशा अकादमिक रूप से संघर्ष करता था, खेलों में अपनी पहचान पाई। यह हमारे लिए एक पूर्ण आश्चर्य था। जब दोनों बच्चे कॉलेज में गए तो घर और भी खाली और चुपचाप हो गया। सुमिता और मैंने एक दूसरे को कम से कम देखा। मैं अपने काम में ज्यादा समय बिताने लगा, बदलावों के साथ अनुकूलन करने और कंपनी में अपनी जगह सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। उसने स्वयंसेवी कार्य में भाग लेना शुरू कर दिया। हमारी गतिविधियां इतनी अलग हो गईं कि हम एक ही छत के नीचे दो अजनबी बन गए। 2003 में 50 साल की उम्र में मुझे एक बड़ा डर लगा, एक हल्का दिल का दौरा। मुझे गंभीर दुष्प्रभाव नहीं हुए, लेकिन यह एक चेतावनी थी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे तनाव कम करना होगा, व्यायाम करना होगा और अपने आहार में बदलाव करना होगा। पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं अब जवान नहीं रहा। इसी स्वास्थ्य संकट के बाद सुमिता ने सुझाव दिया कि हमें अलग अलग कमरों में सोना चाहिए। उसने कहा कि मेरी खर्राटे लेने की आदत बढ़ गई है, जिससे उसे सही तरीके से सोने में दिक्कत हो रही है और यह उसकी रक्तचाप को प्रभावित कर रहा है। उस समय मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझता हूं कि यह हमारे बीच और भी बड़ी दूरी की शुरुआत थी। 2005 में निया ने चिकित्सा विद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अगले साल उसने अपनी रेजिडेंसी के सहकर्मी जूलियन से शादी की। मैं 53 साल का था जब मैं ससुर बना और 2007 में 54 साल की उम्र में मैं पहली बार दादा बना जब सिमोन, मेरी पहली पोती, का जन्म हुआ। आर्यन ने 2004 में शारीरिक शिक्षा में स्नातक किया और जल्दी ही शहर के जिम में काम करना शुरू किया। अपनी बहन के विपरीत वह अकादमिक करियर नहीं अपनाना चाहता था। वह हमेशा ज्यादा व्यावहारिक था। 2006 में 23 साल की उम्र में उसने उत्तरी बांद्रा में अपना खुद का छोटा जिम खोला, जो जल्दी ही वफादार ग्राहकों को आकर्षित कर लिया। उसी साल उसने तामारा से मुलाकात की, जो उसी इमारत में एक पोषण विशेषज्ञ थी। उनका कोर्टशिप तेजी से बढ़ा और उन्होंने 2007 में सिमोन के जन्म के कुछ महीने बाद शादी कर ली। 2008 में जब मैं 55 साल का था, आर्यन और तामारा का बेटा पैदा हुआ। वह मेरा दूसरा पोता था। यह खुशी का एक बहुत बड़ा समय था।
परिवार के बढ़ने और बच्चों के स्थिर होने को देखकर मुझे जीवन में सभी संघर्षों का अर्थ मिला। काम में चीजें इतनी अच्छी नहीं चल रही थीं। स्टील वर्क्स के नए प्रबंधन ने कम से कम लागत के साथ अधिक से अधिक परिणामों की मांग की। दबाव निरंतर था। 2010 में 57 साल की उम्र में मुझे एक और स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा। उच्च रक्तचाप जो दवा से भी नियंत्रित नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने पुरानी तनाव के बारे में बात की। तभी मैंने सेवानिवृत्ति के बारे में सोचना शुरू किया। 2012 में कंपनी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम की पेशकश की। बहुत सोच विचार और गणना करने के बाद मैंने इसे स्वीकार करने का निर्णय लिया। मैं 59 का था और कंपनी में 43 साल बिता चुका था। सेवानिवृत्ति का पैकेज अच्छा था और सामाजिक सुरक्षा के साथ मिलकर यह एक संतोषजनक जीवन स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा। यह पहले जैसा नहीं होगा, बेशक, लेकिन हम बिना किसी परेशानी के रह सकेंगे। सुमिता को यह बताना, निर्णय लेना उस समय से कहीं अधिक कठिन था जितना मैंने सोचा था। वह वित्तीय स्थिति को लेकर स्पष्ट रूप से चिंतित थी। उसने मेडिकल बीमा के बारे में पूछा, यह कैसे संभव होगा कि हम घर का खर्च उठाएं और क्या हमें खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, उसे वह सभी गणनाएं दिखाते हुए जो मैंने की थीं और सेवरेंस पे के बारे में समझाते हुए। फिर भी वह असहज लग रही थी। अब सोचते सोचते शायद वह क्षण था जब उसने अपने जीवन के लिए अन्य योजनाएं बनानी शुरू की, ऐसी योजनाएं जिनमें मैं नहीं था। सेवानिवृत्ति के पहले कुछ महीने अजीब थे। 4 दशकों से अधिक समय तक सुबह जल्दी उठने, बस पकड़ने और समय पर रहने के बाद अचानक मुझे कुछ करने के लिए नहीं था। मैंने सामुदायिक केंद्र में अधिक समय बिताना शुरू किया, अधिक बार मछली पकड़ने गया और पुराने सहकर्मियों के साथ चाय पीने लगा। लेकिन फिर भी मुझे एक खालीपन महसूस हो रहा था। सुमिता भी धीरे धीरे मुझसे दूर होती गई। वह घर से बाहर अधिक समय बिताने लगी, चर्च के कामों, शिल्प कक्षाओं और अपनी किताबों की क्लब में शामिल होने लगी। जब मैंने सुझाव दिया कि हम कुछ साथ में करें, जैसे कि यात्रा या कहीं चलें, तो उसके पास हमेशा कोई बहाना होता। वह कहती थी कि वह थकी हुई है, उसके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं या वह घर पर रहना चाहती है। हमारे साथ बिताए गए पल केवल भोजन के समय तक सीमित रह गए और तब भी अक्सर चुप्पी में। 2014 में न्या ने हमें एक और पोता एलियाह दिया और 2016 में डेरियस और तुम्हारा ने जॉर्डन को जन्म दिया। मैं क्षैतिज का था और मुझे अपने छोटे छोटे पोतों की ऊर्जा बहुत पसंद थी। जब वे मिलने आते तो घर फिर से जीवित हो उठता। सुमिता भी उनके सामने बदल गई। वह अधिक खुश, हल्की फुल्की हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पोते पोतियों ने उस महिला को वापस ला दिया जिसे मैं दशकों पहले प्यार करता था। 2018 में जब मैं 65 का था, सुमिता नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाने लगी। पहले तो यह महीने में एक बार था, फिर हर 2 सप्ताह में। पिछले वर्ष यह सप्ताह में 2 बार हो गया, हमेशा मंगलवार और गुरुवार को। उसने कहा कि यह कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए है। डॉक्टर ने हल्की एरिथमिया पाई है और यह सिर्फ एक एहतियात है। मैंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। मैंने पूरी तरह से उस पर भरोसा किया। कितना मूर्ख था मैं। अब 2023 में जून की उस मंगलवार दोपहर को लौटते हुए जब मैंने बेसमेंट में उस महिला को देखा जो सुमिता जैसी दिख रही थी लेकिन उसने ब्रेसलेट नहीं पहना था, और फिर उसे चाय बनाने के लिए ऊपर जाते देखा। कुछ ने मुझे बताया कि मुझे और जांच करनी चाहिए। मैंने उसे रसोई में देखा, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। उसने चाय उसी तरह बनाई जैसे सुमिता बनाती थी। उसने उसी मात्रा में चाय की थैलियां इस्तेमाल की, रसोई में फेमिलियरिटी के साथ घूमी, लेकिन कुछ तो अलग था। सुमिता, याद है जब हम अपनी 30वीं सालगिरह के लिए मियामी बीच गए थे? मैंने पूछा, उसकी याददाश्त को परखने की कोशिश करते हुए। बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूं। यह 2007 में हुआ था। हम उस प्यारे होटल में रुके थे जो पानी के पास था। उसने तुरंत जवाब दिया। उत्तर सही था। हम वास्तव में 2007 में अपनी 30वीं सालगिरह के लिए मियामी बीच गए थे, लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त नहीं था। मुझे एक और चीज की पुष्टि करनी थी।
और तुम्हारी पेकन पाई की रेसिपी, जिसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया था, उसका रहस्य क्या था? उसने जवाब देने से पहले लगभग अदृश्य क्षण भर की देरी की। ओह, यह थोड़ा अतिरिक्त ब्राउन शुगर का उपयोग करना है, सफेद चीनी के बजाय, और पेकन को कम से कम 2 घंटे तक मक्खन में भूनना। अब मैं निश्चित था कि सुमिता की पेकन पाई की रेसिपी में अतिरिक्त ब्राउन शुगर का कोई रहस्य नहीं था। वह हमेशा सफेद चीनी का उपयोग करती थी, और एकमात्र ट्रिक थी भरावन में थोड़ा बोरबोन वनीला डालना। जो भी वह महिला थी, वह मेरी सुमिता नहीं थी। मैंने अपने आप को संयमित रखने की कोशिश की। अगर मैंने दिखाया कि मुझे धोखे के बारे में पता है, तो मैं खुद को खतरे में डाल सकता था। आखिरकार मुझे नहीं पता था कि यह महिला कौन थी या वह मेरे घर में क्या चाहती थी। चाय लगभग तैयार है। क्या आपको चीनी चाहिए या बिना चीनी? उसने मुझसे पूछा, जबकि उसकी पीठ मेरी ओर थी। चीनी, हमेशा की तरह मैंने जवाब दिया, सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए। मैंने धीरे धीरे चाय पी, उसे देखते हुए। उसने एक शिष्ट मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसकी आंखें घबराहट को दर्शा रही थीं। हमने मौसम, टीवी पर समाचार आदि के बारे में कुछ मिनटों तक सामान्य बातें की, जब मैंने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मैं कार की जांच करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि इंजन में कुछ ढीला है, मैंने कहा, टेबल से उठते हुए। ठीक है, अगर तुम समस्या पाओ तो मुझे बताना, उसने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जा रहा हूं तो वह राहत महसूस कर रही थी। गैराज में जाने के बजाय मैं बेडरूम की ओर गया और अपना मोबाइल फोन उठाया। मुझे सुमिता को कॉल करना था ताकि यह पुष्टि कर सकूं कि वह वास्तव में कहां है। मैंने उसका नंबर डायल किया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। फोन बजा बजा और कुछ नहीं। मैंने फिर से कोशिश की, कुछ नहीं। तीसरी बार में यह वॉइसमेल पर चला गया। फिर मुझे एक विचार आया। मैंने एक पारिवारिक स्थान साझा करने वाला ऐप डाउनलोड किया जो हमने आपात स्थितियों के लिए रखा था। यह डेरियस का विचार था मेरे पहले दिल के दौरे के बाद। परिवार के सभी सदस्यों, सुमिता, मुझे, बच्चों ने अपने फोन पर ऐप इंस्टॉल किया था। मैंने ऐप खोला और सुमिता के स्थान की खोज की। मेरी हैरानी के लिए सिग्नल ने दिखाया कि वह घर पर है। भ्रमित होकर मैंने फिर से जांच की। डॉट हमारे घर के ठीक ऊपर चमक रहा था। मैं धीरे धीरे नीचे की ओर चला गया, यह सोचते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए। वह महिला कौन थी? वह सुमिता के जैसी क्यों दिखती थी? और असली सुमिता कहां थी? मैं वापस रसोई में गया। वह महिला वहां नहीं थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और उसे यार्ड में देखा। स्पष्ट रूप से फोन पर बात कर रही थी। फोन। वह परेशान लग रही थी, बहुत हाथों से इशारा कर रही थी। मैंने करीब जाने की कोशिश की ताकि बातचीत सुन सकूं, लेकिन उसने मुझे देखा और जल्दी से फोन काट दिया। वह सुमिता थी, उसने जल्दी से कहा। उसे जानना था कि क्या हमें किराने की दुकान से कुछ चाहिए। मैंने कहा नहीं। मैंने सिर हिलाया, यह दिखाते हुए कि मैं उस पर विश्वास कर रहा हूं। सुमिता उस दिन अस्पताल में थी। वह किराने की खरीदारी के बारे में नहीं पूछती। तभी मेरा मोबाइल फोन बजा। यह आर्यन का फोन था। मैंने उत्तर दिया, थोड़ी दूरी बनाते हुए। पापा, सब ठीक है? क्या तुम दादी से बात कर पाए? नहीं बेटा, मैं नहीं कर सका। लेकिन सुनो, क्या तुम अभी भी होटल के पास हो? मैं अभी निकल रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी आसपास हूं। क्यों? क्या तुम देख सकते हो कि कार अभी भी वहां है? दूसरी ओर कुछ क्षण के लिए चुप्पी छाई रही। कुछ सेकंड बाद आर्यन ने कहा, मैं वापस आ सकता हूं। मैं तुम्हें 10 मिनट में कॉल करूंगा। मैंने फोन रख दिया और वापस उस महिला के पास गया जो अब बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी, ठीक जैसे सुमिता हर दोपहर करती थी। यह अद्भुत था कि वह हमारे रूटीन के बारे में इतनी विस्तार से जानती थी। आर्यन थोड़ी देर में आ रहा है, मैंने कहा, उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए। वह पल भर के लिए तनाव में दिखी, लेकिन जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। ये अद्भुत है। वह काफी समय से नहीं आया। मैं उसके लिए पीच कोबलर तैयार करूंगी। एक और गलती। आर्यन की पसंदीदा मिठाई चॉकलेट केक थी जिसमें अखरोट होते थे, जो उसकी मां की रेसिपी थी। सुमिता कभी भी इस बारे में गलती नहीं करती। अगले कुछ मिनट एक सदी की तरह लगे। मैंने सामान्यता का नाटक किया जबकि मेरा दिमाग दौड़ रहा था। ये महिला कौन थी?
उसे हमारे परिवार के बारे में इतना कैसे पता था? और सबसे महत्वपूर्ण, असली सुमिता कहाँ थी? मेरा फोन फिर से बजा। यह आर्यन था। पापा, कार अभी भी वहां है, पीच के पेड़ के पास पार्किंग में। और भी कुछ है? मैंने रिसेप्शन पर पूछा, खुद को भ्रमित करते हुए। तुम्हें पता है, मैंने कहा कि मुझे वहां अपनी चाची से मिलना था। क्या वह छोटी ग्रे बालों वाली महिला है? रिसेप्शनिस्ट ने पुष्टि की कि वह कमरे 16 में एक नीले सूट वाले आदमी के साथ है। उसने कहा कि नियमित ग्राहक हर मंगलवार और गुरुवार आता है। मेरे पेट में एक गांठ सी महसूस हुई। नियमित ग्राहक, मंगलवार और गुरुवार, वही दिन जब डॉक्टर की नियुक्तियां होती थीं। ये कब से चल रहा था? आर्यन, कुछ मत करो, वहां मत जाओ, उससे बात करने की कोशिश मत करो, बस घर जाओ और मेरे कॉल का इंतजार करो। क्या तुम समझते हो? हाँ पापा, लेकिन तुम कैसे हो? क्या सब कुछ सच में ठीक है? हाँ बेटा, मुझे यहां कुछ चीजें सुलझानी है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। मैंने फोन रख दिया और घर के अंदर वापस चला गया। महिला फिर से रसोई में थी। अब मिठाई के लिए सामग्री अलग कर रही थी। वह इतनी स्वाभाविक दिखाई दे रही थी, इतनी सहज, जैसे वह वास्तव में वहां दशकों से रह रही हो। मैंने उसे कुछ पल के लिए देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि वह कौन हो सकती है। तभी मैंने रसोई के काउंटर पर कुछ देखा जो मैंने पहले नहीं देखा था। एक छोटी महिला की पर्स। यह सुमिता का नहीं था। वह एक बड़ा भूरे रंग का चमड़े का पर्स इस्तेमाल करती थी, जो मैंने उसे सालों पहले दिया था। मैंने सामान्य तरीके से आगे बढ़ते हुए, जबकि उसने मेरी ओर पीठ की थी, बैटर मिलाते हुए पर्स को उठाया और उसे अपनी जेब में डाल दिया, बिना कोई आवाज किए। मुझे गैरेज से एक औजार लेना है, मैंने जल्दी से कहा। जब मैं गैरेज में अकेला था तो मैंने कांपती हुई हाथों से पर्स खोला। अंदर मैंने एक आईडी कार्ड पाया। तस्वीर किसी ऐसी महिला की थी जो सुमिता से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन नाम अलग था। अलारा रोड्स। जन्मतिथि सुमिता की तरह थी, 15 मई 1958। इससे उनके बीच की समानता स्पष्ट हो गई। वे जुड़वां थीं, लेकिन यह कैसे संभव था? सुमिता ने कभी भी जुड़वां बहन का जिक्र नहीं किया। उसने केवल एक भाई मार्कस का जिक्र किया, जो शार्लोट, उत्तरी कैरोलिना में रहता था और जिसे हम शायद ही कभी देखते थे। मैंने पर्स में और भी खोज की। मैंने कुछ बैंक ट्रांसफर रसीदें पाईं, सभी सुमिता के नाम से आलारा के नाम पर। राशि हमेशा एक समान थी, 40 रुपए, और तारीखें पिछले कुछ महीनों के मंगलवार और गुरुवार से मेल खाती थीं। वहां एक हस्तलिखित नोट भी था, जिस पर मैंने सुमिता का हस्ताक्षर पहचाना। आपातकाल, जल्दी निकलना है, क्ले पोर्च पर है, सहमति अनुसार हेडफोन्स का इस्तेमाल करें, मैं 5 बजे से पहले वापस आऊंगी, बेसमेंट में मत जाना। मेरा दिल धड़कने लगा। आलारा केवल वही ई हो सकती थी जो आईडी पर थी। क्ले में था और दूसरा ई सुमिता होगी। तो यही था। सुमिता अपनी जुड़वां बहन को, एक बहन जिसे मैं जानता भी नहीं था, पैसे दे रही थी ताकि वह घर पर रहे, जबकि वह अन्य पुरुषों के साथ होटल में जाती थी। यह विचार इतना बेतुका, इतना दर्दनाक था कि मैं इसे समझने में मुश्किल महसूस कर रहा था। मैं घर के अंदर वापस चला गया। मेरा सिर घूम रहा था। मुझे उस महिला आलारा का सामना करना था और पूरी सच्चाई का पता लगाना था। लेकिन जब मैं रसोई में दाखिल हुआ, वह वहां नहीं थी। मैंने बेसमेंट से आवाजें सुनी। मैं सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे गया, बिना कोई आवाज किए। आलारा बेसमेंट में थी, स्पष्ट रूप से कुछ खोजने की जल्दी में। वह दराज खोल रही थी, पुरानी बॉक्सों के बीच दौड़ रही थी, निराश नजर आ रही थी। क्या तुम यह तलाश रही हो? मैंने कहा, उस पर्स को उठाते हुए जिसे मैंने पाया था। उसने अचानक पलटा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, भय। एक पल के लिए वह ऐसे स्थिर हो गई जैसे कोई शिकारी जानवर। फिर मेरी हैरानी के लिए उसके चेहरे के भाव बदल गए। भय ने एक गहरे, अधिक योजनाबद्ध भाव का रूप ले लिया। मुझे पता था यह अंततः होने वाला था। उसने कहा, एक आवाज में जो अब सुमिता की नकल नहीं कर रही थी, वह गहरी और कर्कश थी। तुमने यह जानने का तरीका नहीं चुना? तुम कौन हो और सुमिता कहाँ है? मैंने पूछा, दूरी बनाए रखते हुए। मैं अलरा हूं, सुमिता की जुड़वां बहन, और वह ठीक वहीं है जहां तुम्हारा पोता उसे देखता है।
जुहू तारा रोड होटल में, हर मंगलवार और गुरुवार को वहीं करती है, लगभग 2 साल से। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे फिर से घूंसा मारा गया है। सबूत होने के बावजूद इसे सुनना विनाशकारी था। क्यों? क्यों वह ऐसा करेगी? आलरा ने एक सूखी हंसी हंसते हुए कहा, पैसे। और क्या? तुम्हारी पत्नी के पास मध्य आयु के कार्यकारी लोगों की एक स्थायी ग्राहक सूची है, जो कुछ घंटों के लिए एक गोपनीय अनुभवी महिला के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छे पैसे देती है। ऐसा लगता है कि ऐसे पुरुष हैं जिन्हें यह पसंद है। जिस अश्लीलता से उसने इस स्थिति का वर्णन किया, उसने मुझे घृणा से भर दिया। मैं उस विवरण को उस सुमिता से नहीं जोड़ पा रहा था जिसे मैं जानता था, या जिसे मैं लगभग 5 दशकों से जानता था। और तुम इस सब में क्या भूमिका निभा रही हो? आसान हिस्सा। मैं यहां रहती हूं, उसकी नकल करते हुए जब वह काम करती है। इसके लिए मुझे 20-20 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन बिलों में मदद करता है। तुम दोनों कैसे मिले? सुमिता ने कभी मुझे जुड़वां बहन के बारे में नहीं बताया। आलरा ने पुरानी झूला कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अब जब सच बाहर आ रहा था तो वह अधिक आरामदायक लग रही थी। हम 2 साल पहले मिले, उन आनुवंशिक परीक्षणों की वजह से। मुझे हमेशा पता था कि मैं गोद ली गई हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक जुड़वां बहन है। जब परीक्षण ने एक लगभग सही आनुवांशिक मिलान दिखाया तो कंपनी ने हमें संपर्क में लाया। 2 साल? मैंने बुदबुदाया, उस दूर के चचेरे भाई को याद करते हुए जिसका सुमिता ने उस समय उल्लेख किया था। पहले हम गुप्त रूप से मिले। जब तुम काम पर थे, उसने मुझे तुम्हारे जीवन के बारे में बताया कि वह कितनी असुखद थी, कि वह इस घर को छोड़ने और फिर से शुरू करने के लिए पैसे बचाना चाहती थी। हर शब्द मेरे हृदय में जैसे चाकू की तरह घुस गया। सुमिता, असुखद, भागने की चाह, इतने सालों, इतने संघर्षों के बाद, इतने साझा लम्हों के बाद। क्या यह होटल का विचार उसका था या तुम्हारा? मैंने पूछा। मेरी आवाज लगभग टूटने लगी। उसका ही था। मैंने बस आसान भूमिका स्वीकार की, यहां रहकर बुनाई करते हुए, जबकि वह। खैर, तुम जानते हो। उसी पल आलरा की आंखों में कुछ अजीब हुआ, एक ऐसा भाव जो अविश्वसनीय लगता था। और भी बहुत कुछ था जो उसने नहीं बताया। वह मंगलवार और गुरुवार को क्यों चुनती है? और अगर यही वो चाहती थी तो उसने अभी तक भागने का प्रयास क्यों नहीं किया? मंगलवार और गुरुवार वे दिन हैं जब चार्लोट, उत्तरी कैरोलिना की एक कंपनी के कार्यकारी लोग एटलांटा में मीटिंग के लिए आते हैं, नियमित ग्राहक। भागने के लिए? खैर, वह पैसे बचा रही है। उसके पास पहले से ही एक गुप्त खाते में 40 लाख रुपए से अधिक हैं। जब वह 64 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी तो वह गायब हो जाएगी। कम से कम यही उसने मुझे बताया। 40 लाख रुपए, मेरे पीठ पीछे बचाई गई एक संपत्ति, एक ऐसे काम के माध्यम से जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। धोखे का दर्द लगभग शारीरिक था, और तुम इस सब में दिन में वापस 100 रुपए के अलावा क्या पाती हो? बहुत सारी मुस्कान, एक मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मैं सिर्फ अपनी बहन की मदद कर रही हूं। हम खून के रिश्ते में हैं, है ना? जिस तरह से उसने कहा, उसने मुझे सतर्क कर दिया। इस कहानी में और भी बहुत कुछ था। आज सुमिता कब लौटेगी? मैंने पूछते हुए कोशिश की कि सामान्य लगूं। आज शाम 5 बजे, जैसे हमेशा। वह अपनी अपॉइंटमेंट के बाद ब्यूटी सैलून जाती है। इस तरह तुम एक सामान्य जोड़े की तरह साथ में रात का खाना खा सकते हो। सामान्य जोड़ा। इस वाक्य का विडंबना मुझे गहरे प्रभावित किया। हमारे जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं था। स्पष्ट रूप से मैं पिछले कम से कम 2 सालों से एक झूठ जी रहा था। और अब तुम क्या करने जा रही हो? आलरा ने पूछा, वास्तव में रुचि दिखाते हुए। क्या तुम उससे सामना करने जा रही हो? क्या तुम तलाक के लिए फाइल करने जा रही हो? मुझे अभी तक नहीं पता, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। अगर मैं तुम होती तो मैं उसके छिपाए गए पैसे में से आधा ले लेती और गायब हो जाती। एक नई जिंदगी शुरू कर लेती, जैसे वह योजना बना रही है। मैंने उसकी तरफ संदेह से देखा। वह मुझे सलाह क्यों दे रही थी? मैं सुमिता का इंतजार करने के लिए ऊपर जा रहा हूं, मैंने सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कहा। तभी मुझे अपने सिर के पीछे एक जोरदार चोट का एहसास हुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी होश वापस आई तो मैंने पहली चीज महसूस की,
मेरे सिर के पीछे एक धड़कता दर्द। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन एहसास हुआ कि मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हूं। मेरे शरीर से जुड़े हुए ट्यूब और तार हैं। चमकती सफेद रोशनी ने मुझे कई बार झपकने पर मजबूर किया, जब तक कि मैं अपनी दृष्टि को केंद्रित नहीं कर पाया। तुम जाग गए हो? मैंने एक परिचित आवाज सुनी। धीरे धीरे अपने सिर को घुमाते हुए मैंने नया अपनी बेटी को बिस्तर के पास खड़े देखा। उसने स्क्रब पहन रखी थी। वह शायद अस्पताल में तैनात थी जब मुझे लाया गया। बिस्तर की दूसरी तरफ मैंने सुमिता को देखा। या क्या ये आलरा थी? उस पल की उलझन में मैं बता नहीं सका। पापा, शुक्र है, नेहा ने कहा, मेरा हाथ पकड़ते हुए। तुमने हमें बहुत डराया। क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी आवाज खुरदुरी और कमजोर थी। वे तुम्हें गिरा हुआ पाए, नीचे की सीढ़ियों के तल पर, नेहा ने समझाया। हमारे पड़ोसी श्री शर्मा ने एक तेज आवाज सुनी और देखने गए। पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने आपको बेहोश पाया और एम्बुलेंस बुला दी। मैंने बिस्तर के दूसरी तरफ महिला को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने बहुत रोया हो। उसने वही कंगन पहना हुआ था जो मैंने सुमिता को दिया था। वह वही थी, असली सुमिता। मैं यहां कितनी देर से हूं? मैंने पूछा। लगभग 3 घंटे, नेहा ने जवाब दिया। आपको चोट लगी है, लेकिन गंभीर कुछ नहीं। हमने सीटी स्कैन किया और अंदरूनी खून बहने का कोई चिन्ह नहीं है। भगवान का शुक्र है, लेकिन आपको आज रात निगरानी में रहना होगा। 3 घंटे तो यह शाम के लगभग 5 साढ़े 6 बजे के आसपास था। सुमिता को होटल से लौटकर यह सब पता चला होगा। या फिर क्या आलरा ने मुझ पर हमला किया और फिर भाग गई? मेरा सिर अभी भी भ्रामक था। क्या हुआ, कल्याण? सुमिता ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आप सीढ़ियों से कैसे गिरे? मैंने उसे देखा, झूठ या अपराध बोध के संकेतों की तलाश में, लेकिन मैंने केवल वास्तविक चिंता देखी। या तो वह एक असाधारण अभिनेत्री थी, या वास्तव में उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। मैंने नहीं गिरा, मैंने कहा। मेरी आवाज अब दृढ़ थी। किसी ने मुझ पर हमला किया। नेहा और सुमिता ने चिंतित नजरें एक दूसरे पर डाली। हमला? आपका मतलब क्या है पापा? क्या कोई घर में था? नेहा ने पूछा। मैंने तय किया कि सच बोलने का समय आ गया है, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। हां, आपकी चाची यहां थी। चाची? कौन सी चाची? नेहा ने उलझन में कहा। आपकी मां की जुड़वा बहन, आलरा। सुमिता का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह बिस्तर के किनारे झुक गई ताकि गिर ना पड़े। आप क्या कह रहे हैं पापा? मां की कोई जुड़वा बहन नहीं है, नेहा ने जोर देकर कहा। हां है, मैंने कहा, सीधे सुमिता की आंखों में देखते हुए। और तुम इसके बारे में जानती थी, है ना सुमिता? तुमने 2 साल पहले उस डीएनए टेस्ट के जरिए उसे पाया था, और तब से तुम दोनों के बीच एक खास व्यवस्था थी। वह घर पर रहती थी, तुम्हारी तरह बनकर, जबकि तुम जुहू तारा रोड होटल में काम करने जाती थी। नेहा ने अपने मुंह को ढक लिया, चकित। सुमिता ऐसे लग रही थी जैसे वह किसी भी पल बेहोश हो जाएगी। आप क्या कह रही हैं? सुमिता ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में वही विश्वास नहीं था। आर्यन ने आज आपको एक आदमी के साथ एक होटल में देखा। उसने एक तस्वीर भी ली। इस बीच आप घर पर बुनाई कर रही थीं, लेकिन यह आप नहीं थीं, यह आलरा थी। मैंने उसका बटुआ पाया। मैंने देखा कि आपने हर मंगलवार और गुरुवार को किए गए 40 रुपए के ट्रांसफर की रसीदें देखीं। मैंने वह नोट भी देखा जो आपने उसे आज दिया था। सुमिता के चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन वह चुप रही। क्या यह सच है, मां? नेहा ने पूछा, उसकी आवाज में कांप। सुमिता ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे हिम्मत जुटा रही हो। जब उसने फिर से खोली तो उसके चेहरे पर एक आत्मसमर्पण का भाव था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हां, यह सच है। मेरी एक जुड़वां बहन आलरा है। हमें जन्म के समय अलग कर दिया गया था। मेरे माता पिता ने मुझे रखा और उसे गोद दे दिया। मुझे इसके बारे में 2 साल पहले पता चला, जब मैंने वह डीएनए टेस्ट किया जो सिमोन ने मुझे मातृ दिवस के उपहार के रूप में दिया था। आपने हमें क्यों नहीं बताया? नेहा ने पूछा, स्पष्ट रूप से प्रभावित। पहले इसलिए कि मैं सदमे में थी, और फिर क्योंकि आलरा और मैंने कुछ ऐसा शुरू किया जो मुझे पता था कि गलत था। होटल की व्यवस्था? मैंने कहा,
एक गुस्से और उदासी के मिश्रण के साथ जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। सुमिता ने सिर झुकाया, मेरी आंखों से नजरें चुराते हुए। वह वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही थी। महामारी के दौरान उसकी नौकरी चली गई थी। वह लगभग बेदखल हो गई थी। हम नजदीक हो गए और उसने मुझे यह विचार दिया, यह विचार कि वह वेश्या बन जाए। मैंने कहा, अपनी आवाज में कड़वाहट को छुपाते हुए। नेहा ने एक कंठ में आह भरी। वह बिल्कुल ऐसा नहीं था, सुमिता ने अपने बचाव में कहा। शुरुआत में तो यह केवल एक बार होना था। उसके भाई का एक जानकार, एक व्यवसायी ने एक बूढ़ी महिला के साथ एक दोपहर बिताने के लिए बहुत सारा पैसा पेश किया। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन आलरा ने जोर दिया। उसने कहा कि यह आसान होगा, कि कोई नहीं जान पाएगा। और क्या आपने इसे स्वीकार कर लिया? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं, मैंने कई बार मना किया। लेकिन फिर कल्याण, तुम्हें वह दूसरा दिल का मामला हुआ और दवा की कीमत बहुत बढ़ गई। हमारी सामाजिक सुरक्षा केवल बुनियादी खर्चों को कवर करती थी। मैं डिसेस्परेट थी। यह सच था कि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य खर्चों के कारण हम अक्सर महीने के अंत में अरण में होते थे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुमिता इतनी दबाव में महसूस करेगी कि ऐसा कुछ करेगी। पहली बार यह भयानक था। उसने जारी रखा। मुझे गंदा, अपमानित महसूस हुआ। मैंने कसम खाई कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि पैसे मिल रहे हैं, 700 रुपए केवल कुछ घंटों के लिए, मैंने सोचा कि यह कितने महीनों की दवा के लिए कवर करेगा। 700 रुपए? मैंने कहा, मूल्य देखकर हैरान। हां, एक बार के लिए। और जल्द ही उस व्यवसायी ने मुझे अन्य मित्रों को अनुशंसा की। नियमित ग्राहकों का एक छोटा समूह बन गया। सभी मध्यम आयु के पुरुष जो व्यवसाय के लिए मुंबई आए थे। गोपनीय, सम्मानजनक, अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर भी सकूं। और आलरा, इस सब में उसकी भूमिका क्या थी? मैंने पूछा, योजना की पूरी सीमा को समझने की कोशिश करते हुए। शुरुआत में उसने केवल मुझे ग्राहकों से मिलवाया। उसने कमीशन लिया। फिर जब हमें यह एहसास हुआ कि आपको मेरी अनुपस्थिति का पता नहीं चलना चाहिए, उसने मेरे घर पर रहने का विचार पेश किया। उसने 3,000 रुपये प्रतिदिन के लिए सहमति दी। सप्ताह में 2 बार, 2 सालों के लिए। मैंने मानसिक रूप से गणना की। यह 100 दिनों से अधिक है। कुल कमाई 6 लाख रुपये से अधिक। वो पैसे कहां हैं सुमिता? उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। मेरे पास एक गुप्त खाता है, लेकिन वो इतना भरा नहीं है जो मैं अलारा को देती हूं। कपड़ों, बालों, होटल के कमरे पर जो खर्च करती हूं, और जो मैं बिना तुम्हारे जानने के हमारे बच्चों की मदद के लिए भेजती हूं, इन्हें घटाने के बाद लगभग 4 लाख रुपए बचे हैं। हमारे बच्चों की मदद? निया ने हैरानी से पूछा। तुम किस बारे में बात कर रही हो मां? पिछले साल दारियस का जिम बंद होने वाला था। उसने तुम्हें चिंता से बचाने के लिए यह नहीं बताया। मैंने उसे 7 लाख रुपए का कर्ज दिया। और तुम न्या, जब तुम्हें इलियास के प्रयोगात्मक उपचार के लिए वो पैसे चाहिए थे, याद है? तुमने कहा कि चिकित्सा बीमा ने अंततः इसे कवर कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने इसके लिए भुगतान किया। न्या चौंकी। मां, मुझे नहीं पता क्या कहना है। वो पैसे गंदे हैं बेटी। मैं इसे जानती हूं, लेकिन इसने हमारे परिवार की मदद की। इसने तुम्हारे पिता को उसकी जरूरत की दवा दिलाने में मदद की। इसने तुम्हारे भाई को उसका व्यवसाय बचाने में मदद की। इसने तुम्हारे बेटे को सही उपचार दिलाने में मदद की। ये सब एक साथ समझने के लिए बहुत जानकारी थी। एक हिस्सा चाहता था कि मैं चिल्लाऊं, सुमिता को घर से निकाल दूं और फिर कभी उसका चेहरा न देखूं। एक और हिस्सा, वो जो उस युवा महिला को याद करता था जिससे मैं लगभग 50 साल पहले प्यार में पड़ा था। समझना, माफ करना और आगे बढ़ने का रास्ता खोजना चाहता था। और आज मैंने आखिरकार पूछा, आज क्या हुआ कि मुझे हमला किया गया? मुझे नहीं पता, सुमिता ने उत्तर दिया, स्पष्ट रूप से भ्रमित। जब मैं घर आई, एम्बुलेंस पहले से ही वहां थी, तुम्हें ले जाने के लिए। श्रीमान हेज ने कहा कि उन्होंने तुम्हें बेसमेंट की सीढ़ियों पर बेहोश पाया। मुझे लगा कि यह एक दुर्घटना है, कि तुम फिसल गईं। यह अलारा थी, मैंने निश्चितता से कहा।
मैंने उसे बेसमेंट में आमने सामने किया। मैंने उसे दिखाया कि मैंने सब कुछ खोज लिया है। एक पल की लापरवाही में उसने मुझे पीछे से मारा। मुझे विश्वास नहीं होता, सुमिता ने मरमट किया। वह ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, जैसे मुझे समझ में आया। इसमें कुछ और है। तभी कमरे का दरवाजा खोला गया और आर्यन एक पुलिस अधिकारी के साथ अंदर आया। मेरा पोता रोते हुए लग रहा था। वह मेरे बिस्तर के पास दौड़ा और मुझे धीरे से गले लगाया। पॉप, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। जब दारियस ने मुझे फोन किया तो मैं बहुत चिंतित था। मैं ठीक हूं बेटे, बस सिर में थोड़ी चोट लगी है। पुलिस अधिकारी पास आया। श्रीमान वंशी, मैं हत्याकांड विभाग का डिटेक्टिव रेनॉल्ड्स हूं। हमें आज आपके घर में हुई घटना के बारे में बात करनी है। हत्या? निया ने घबराते हुए पूछा। लेकिन मेरे पिता जीवित हैं। यह तो बस एक गिरने का मामला था। यह एक गिरने का मामला नहीं था, डॉक्टर, अधिकारी ने उत्तर दिया, जो स्पष्ट रूप से निया को अस्पताल से जानता था। हमने बेसमेंट में खून के निशानों के साथ एक हथौड़ी पाई है और संघर्ष के संकेत हैं। यह हत्या का प्रयास था। कमरे में कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई, क्योंकि सभी ने स्थिति की गंभीरता को समझा। आगे, अधिकारी ने जारी रखा, पड़ोसी के सुरक्षा कैमरे की तस्वीरें दिखाती हैं कि एक महिला ने श्रीमान हेज के श्रीमान वंशी को खोजने से कुछ मिनट पहले घर के पिछले हिस्से से तेजी से बाहर निकलते हुए देखा। और जो सबसे दिलचस्प है, वह महिला बिल्कुल सुमिता की तरह है। सभी की नजरें सुमिता की ओर मुड़ गईं। यह मेरी जुड़वां बहन है, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। इलारा रोड्स। डिटेक्टिव ने सिर हिलाया, अपने नोटबुक में कुछ लिखते हुए। हमने पहले ही उसकी गिरफ्तारी का अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन हमें पूरे संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। श्रीमान वंशी, जब आप ठीक हों तो मैं आपसे औपचारिक बयान लेना चाहूंगा। मैं अभी बात कर सकता हूं, मैंने कहा। जितनी जल्दी हम इसे सुलझा लें उतना ही बेहतर। अधिकारी ने निया और आर्यन से हमें कुछ पल के लिए अकेला छोड़ने को कहा। जब वे चले गए, मैंने जो कुछ भी खोजा उसका विवरण दिया। बहनों के बीच का सौदा, पैसे, हमला। सुमिता आंसुओं में कहानी की पुष्टि की, सिवाय हमले के भाग के, जिसके बारे में उसने नहीं जानने का दावा किया। आपने एक दूसरे को ठीक से कब से जाना है, श्रीमती वंशी? डिटेक्टिव ने पूछा। हम पहली बार मार्च 2021 में मिले, लेकिन हमारे संबंध की पुष्टि करने वाला डीएनए परीक्षण उस वर्ष फरवरी में हुआ, और उससे पहले मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। कभी नहीं। मुझे लगता है कि मेरे माता पिता ने परिवार को स्कैंडल से बचाने के लिए ऐसा किया। उस समय 50 के दशक की शुरुआत में एक अकेली मां होना गलत माना जाता था। मेरे माता पिता ने केवल एक को गोद लिया, मुझे, और दूसरी को अनाथालय में भेज दिया। मैं समझती हूं। और यह व्यापारिक व्यवस्था आपके मिलने के कितने समय बाद शुरू हुई? सुमिता ने तीव्रता से शर्माई। लगभग 3 महीने बाद। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह केवल एक बार के लिए होने वाला था। क्या आपको कोई विचार है कि आपकी बहन आपके पति को क्यों मारना चाहती? सुमिता ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से भ्रमित होती हुई। यह समझ में नहीं आता। वह हमारी व्यवस्था से पैसे कमा रही थी। वह ऐसा क्यों रुकेगी? शायद वह और अधिक चाहती थी, मैंने सुझाव दिया। बेसमेंट में की गई बातचीत को याद करते हुए, जिस तरह से उसने बात की, जिस तरह से उसने मेरी ओर देखा, उसमें कुछ अजीब था। जब मैंने पूछा कि उसे इससे क्या लाभ होता है, तो उसने इवेसिवली जवाब दिया, हम सभी संभावनाओं की जांच करेंगे। डिटेक्टिव ने हमें आश्वस्त किया। फिलहाल श्रीमती वंशी, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन शहर नहीं छोड़ें। हमें आवश्यकता होगी। जवाब में आने वाले दिनों में और भी बयान होंगे। जासूस के जाने के बाद हम चुप रहे लंबे समय तक। मैंने छत की ओर देखा। सुमिता ने अपने हाथों को देखा। लगभग 5 दशकों तक एक साथ रहने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे को अब नहीं जानते। अब क्या होगा, कल्याण? उसने अंततः पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। मुझे नहीं पता सुमिता, मैं सच में नहीं जानता। मैंने उस रात अस्पताल में निगरानी में बिताई। नाया ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया ताकि वह मेरे साथ कमरे में रह सके, यहां तक कि दौरे के समय के बाहर भी। सुमिता घर चली गई, दारियस के साथ। कोई नहीं चाहता था कि वह अकेली रहे।
अगर अलारा वापस आने का फैसला करे। अगले दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। सीटी स्कैन में कोई जटिलता नहीं थी, बस एक हल्का मस्तिष्क आघात था जिसे आराम की आवश्यकता थी। दारियस मुझे लेने आया और अपने घर ले गया। उसने और नाया ने सोचा कि मुझे तुरंत घर नहीं लौटना चाहिए, न केवल सुरक्षा कारणों से, बल्कि मुझे सब कुछ समझने का समय देने के लिए जो हुआ था। दारियस का घर बांद्रा में स्पेशियस और आरामदायक था। जिम ठीक चल रहा था। तमारा, मेरी बहू, ने मुझे प्यार से स्वागत किया, मेरे लिए एक कमरा तैयार किया और मुझे बहुत ध्यान से रखा। आर्यन और जॉर्डन, मेरे पोते पोतियों, को कहानी के कुछ काले पहलुओं के बारे में आंशिक रूप से अंधे रखा गया था। उन्हें केवल इतना पता था कि उनकी दादी की एक जुड़वां बहन थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, और कि उसने मुझे उन कारणों से हमला किया था जो अभी भी अस्पष्ट थे। अगले 2 दिनों में जासूस रेयान ने हमें जांच के बारे में सूचित रखा। अलारा ने बैंक हेड के अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं लौटे। उसने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया या अपने मोबाइल से कॉल नहीं किए। वह गायब हो गई थी। सुमिता की कहानी कई जगहों पर मेल खाती थी। डीएनए टेस्ट वास्तव में फरवरी 2021 में किया गया था और उस वर्ष जून से अलारा को नियमित बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड थे। जुहू तारा रोड होटल ने पुष्टि की कि मिस एलिना, जो सुमिता ने वहां इस्तेमाल किया, एक नियमित ग्राहक थी, हमेशा मध्यम आयु के पुरुषों के साथ, आमतौर पर मंगलवार और गुरुवार को। घटना के तीसरे दिन हम सभी दारियस के घर पर इकट्ठा हुए, मैं, वह, तामारा, निया और उसका पति जूलियन। तभी जासूस रेयान ने खबर दी। हमने अलारा रोड्स को ढूंढ लिया, उसने घोषणा की। उसे टैपाचुला टर्मिनल पर केंद्रीय अमेरिका की ओर जाने वाली बस पर चढ़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। क्या उसने हमले की स्वीकार्यता की? दारियस ने पूछा, जिसने स्पीकर फोन पर कॉल का जवाब दिया। हां, उसने सब कुछ कबूल किया, और भी बहुत कुछ है। हमें उसके पास नकद की एक महत्वपूर्ण राशि मिली, फर्जी दस्तावेज और कुछ व्यक्तिगत सामान जो मिसेस वंशी के थे, जिसमें गहने और आपके घर की संपत्ति का कागज शामिल था। मुझे सिहरन महसूस हुई। तो यह योजना थी, मुझे मार डालना, किसी तरह सुमिता को समाप्त करना और उसकी पहचान अपनाना। यह हास्यास्पद लग रहा था, एक सस्पेंस फिल्म के लायक, लेकिन कभी कभी वास्तविकता कल्पना से भी बढ़कर होती है। सुमिता को यहां लाओ, मैंने दारियस से कहा, हमें ये एक साथ सुनना है। 1 घंटे बाद सुमिता आई। वह हारी हुई लग रही थी। महज 3 दिनों में वह 10 साल बूढ़ी लग रही थी। हम सभी बैठक कक्ष में बैठे और जासूस रेयान, जो व्यक्तिगत रूप से आए थे, ने हमें बताया कि अलारा ने पूछताछ के दौरान क्या बताया। उसके बयान के अनुसार योजना कभी भी सिर्फ अपनी बहन के लिए $40,000 प्रतिदिन कमाने की नहीं थी। जासूस ने समझाया, शुरू से ही अलारा ने सुमिता की पहचान स्थायी रूप से अपनाने की योजना बनाई थी। ऐसा कैसे? सुमिता ने चौंकते हुए पूछा। उसने दावा किया कि जब उसे पता चला कि उसकी एक जुड़वां बहन है, जिसकी एक स्थिर जिंदगी, पति, बच्चे, पोते पोतियां, अपना घर है, सब कुछ जो उसे कभी नहीं मिला, तो उसने ईर्ष्या महसूस की। उसके अनुसार आप जन्म के समय अलग हो गए थे, लेकिन आपके पास सभी अवसर थे, जबकि वह अनाथालय से अनाथालय और फिर पालक घर से पालक घर गई। सुमिता चुपचाप रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि वह मौजूद है जब तक कि डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। वह जानती है, जासूस ने जारी रखा, लेकिन उसने कहा कि वह फिर भी यह महसूस नहीं कर सकी कि जीवन अन्यायपूर्ण है। जब वह आपके घर में आपके रूप में रह रही थी, तो उसने विश्वास करना शुरू कर दिया कि वह उस जीवन की हकदार है, कि यह उसका अधिकार था, और उसकी योजना थी मुझे मार डालना। मैंने पूछा, हां। उसके अनुसार शुरुआती विचार था कि आप प्राकृतिक कारणों से मर जाएं, आपकी उम्र और दिल की समस्याओं को देखते हुए। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि आपने योजना का पता लगा लिया है, तो वह घबरा गई और अचानक आप पर हमला कर दिया। और सुमिता के लिए? नाया ने पूछा। जासूस ने गंभीरता से सिर हिलाया। योजना थी कि मिसेस वंशी को भी अंततः समाप्त किया जाए, शायद उसे एक अलग स्थान पर ले जाकर। और खैर, आप समझते हैं, जब आप दोनों चले जाएंगे और देखते हुए कि उसकी शारीरिक समानता कितनी परफेक्ट है,
उसने विश्वास किया कि वह स्थायी रूप से सुमिता की पहचान अपना सकती है। उसने आपकी लिखावट का अभ्यास किया, आपके जीवन के विवरण, आपकी यादों का अध्ययन किया। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। यह एक बहुत ही भयानक, गणना की गई योजना थी जो असंभव लग रही थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा योजना बनाई गई हो सकती थी जिसे हम जानते थे, भले ही थोड़े समय के लिए। वह उस तरह की व्यक्ति नहीं लगती थी, सुमिता ने मरमर्ड किया। मेरे और बाकी सभी के लिए वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगती थी जिसने बस जीवन में बुरा भाग्य देखा और पैसे की जरूरत थी। रूप भ्रामक होते हैं, जासूस ने टिप्पणी की। आमतौर पर ऐसे लोग अपनी असली मंशा को छिपाने में बहुत अच्छे होते हैं। अब उसके साथ क्या होगा? मैंने पूछा। उसे हत्या के प्रयास, इसके अलावा साजिश, पहचान, धोखाधड़ी और अन्य संबंधित अपराधों के आरोप लगाए जाएंगे। सजा 20 साल तक हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामला कैसे जज किया जाएगा। जब जासूस चले गए तो हम सब चुप थे। कमरे में एक हाथी था जिसे कोई संबोधित नहीं करना चाहता था। सुमिता का क्या होगा? उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने मेरे विश्वास के साथ ऐसा किया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तुम्हें दोनों को बात करनी चाहिए, नाया ने आखिरकार कहा, मेरी और उसकी मां की तरफ देखते हुए। अकेले। बाकी लोग सहमत हुए और हमें पहली बार अस्पताल के बाद लिविंग रूम में अकेला छोड़ दिया। सुमिता और मैं अकेले थे। कल्याण, उसने शुरू किया, लेकिन मैंने उसे रोका। क्यों सुमिता? ऐसा क्यों किया? लगभग 50 साल एक साथ बिताने के बाद तुमने यह चुना? उसने अपनी आंखें नीची की, उसके हाथ उसकी गोद में कांप रहे थे। मुझे नहीं पता कि इसे ठीक से कैसे समझाऊं। जब मैं एलारा से मिली, ऐसा लगा जैसे मैं अपने एक हिस्से से मिली हूं जिसे मैंने कभी नहीं जाना। और जब उसने पहली नौकरी का सुझाव दिया तो मेरे भीतर कुछ टूट गया। जैसे मैंने अचानक महसूस किया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी नियमों के अनुसार जीते हुए जो मुझसे अपेक्षित था, बिताई और कभी सच में जी नहीं पाई। और पैसे के लिए अजनबियों के साथ सोना, यही जीना है? मैंने पूछा, अपनी आवाज में घृणा छिपा नहीं सका। ऐसा नहीं है। यह शक्ति का एहसास है, नियंत्रण का। उन महत्वपूर्ण कार्यकारी पुरुषों ने मुझे कुछ घंटों के लिए छोटी छोटी दौलत दी। मैं, एक 60 से ऊपर की महिला जिसे उसके अपने पति ने भी ठीक से नहीं देखा, यह एक तरह से आजादी थी। उसके शब्द मेरे दिल पर जैसे तीर लग गए। यह सच था कि हमारी शादी काफी समय पहले ठंडी हो गई थी, कि हम अब एक दूसरे को छूते या बात करते नहीं थे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुमिता इतनी अदृश्य महसूस करती है। तुम मुझसे बात कर सकती थी, मैंने कहा, मेरे गले में एक गांठ महसूस करते हुए। तुम मुझे बता सकती थी कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। मैंने कोशिश की, कल्याण, कई बार, लेकिन तुम हमेशा व्यस्त या थके हुए या टीवी देख रहे होते थे। हम एक ही घर में रहने वाले 2 अजनबी बन गए थे। और जब इतनी सारी दौलत कमाने की संभावना आई, अपने बच्चों की मदद करने की बगैर तुम्हें चिंता किए, मैं नहीं रुक सकी। और अब तुम क्या चाहती हो? सुमिता पहली बार मेरी आंखों में देखी। मुझे पता है कि मैं माफी की हकदार नहीं हूं। जो मैंने किया वो कई स्तरों पर गलत था। सिर्फ विश्वासघात ही नहीं, बल्कि तुम्हें खतरे में डालना, उस औरत को हमारे घर में आने देना। हमारा परिवार मेरे कारण लगभग बर्बाद हो गया। मैं उठकर खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर मुंबई का आसमान ग्रे था। बारिश का खतरा था, ठीक मेरी तरह। मुझे नहीं पता कि मैं इससे कैसे उभरूंगा, सुमिता। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें देख सकता हूं और यह नहीं सोच सकता कि क्या हुआ, तुमने क्या किया। मैं समझती हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज टूट रही थी। अगर तुम तलाक लेना चाहते हो तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगी। घर तुम्हारा हो सकता है। जो पैसे मैंने बचाए वो तुम्हारे हैं। मैंने इसका गलत इस्तेमाल किया, लेकिन शायद तुम इसका अच्छे के लिए उपयोग कर सको। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैंने ज्यादा तीखे स्वर में कहा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं, सच कहूं तो। मुझे बस इतना पता है कि मुझे सोचने का समय चाहिए, इसे समझने का समय, उसने दोहराया, जैसे यह शब्द किसी खास अर्थ रखता हो। हमें अब ज्यादा समय नहीं बचा है, कल्याण। हमारी उम्र में हमारे पास अभी कितना समय है?
ये एक महत्वपूर्ण सवाल था। मेरी दिल की समस्याओं के साथ कौन जानता था कि मेरे पास और कितना समय बचा है। क्या उन अंतिम वर्षों को अकेले कड़वे बिताना सही था, या फिर इस संभावना को देखना, चाहे कितनी भी छोटी हो, कि मैं उस महिला के साथ कुछ फिर से बना सकता हूं, जो सब कुछ के बावजूद अभी भी मेरे बच्चों की मां, मेरे पोते पोतियों की दादी और लगभग आधी सदी की साथी थी। मैं अभी कोई निर्णय नहीं लेने वाला, मैंने आखिरकार कहा। मैं फिलहाल डेरियस के घर रहूंगा, फिर देखेंगे। सुमिता ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैं कहां जाऊंगी? मैं अकेले घर नहीं रह सकती, जो कुछ हुआ उसके बाद। अभी नेहा के साथ रहो, थोड़ा समय दो। उसने उठकर अपना पर्स लिया और दरवाजे की ओर बढ़ी। जाने से पहले उसने मेरी ओर मुड़कर कहा, कल्याण, तुम्हारे चाहे जो भी निर्णय हो, मैं चाहती हूं कि तुम एक बात जान लो। मैंने जो कुछ भी किया, अपनी सभी गलतियों के बावजूद, मैंने कभी तुम्हें प्यार करना बंद नहीं किया। मैंने उत्तर नहीं दिया, मैं कर नहीं सका। मैंने सिर्फ देखा कि वह कमरे से बाहर जा रही है, अपनी गलतियों का बोझ उठाए हुए, और शायद हमारे विवाह के अंत का भी। पिछले हफ्तों में एलारा का मामला न्याय प्रणाली में आगे बढ़ा। उसे हत्या के प्रयास के साथ साथ अन्य छोटे अपराधों के लिए औपचारिक रूप से आरोपित किया गया। सबूत चौंका देने वाले थे। मेरे खून के साथ हथौड़ा और उसके उंगलियों के निशान। पड़ोसी के कैमरों में उसकी भागने की तस्वीरें, उसकी विस्तृत कबूलियत। उसकी दोषी होने में कोई संदेह नहीं था। जहां तक सुमिता का सवाल है, उसे किसी अपराध के लिए औपचारिक रूप से आरोपित नहीं किया गया। हालांकि वेश्यावृत्ति तकनीकी रूप से अवैध है, पुलिस ने मामले की विशेष प्रकृति के कारण इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लिया, और इस तथ्य के कारण कि वह खुद भी एक गंभीर अपराध की शिकार होने वाली थी। महीने गुजर गए। मैं डेरियस के घर पर रहा, पोते पोतियों की मदद की, अपने दिन छोटे छोटे कामों में भर दिए। पास के पार्क में टहलना और पढ़ाई करना। मैंने डॉक्टरों से अपने मस्तिष्क की चोट की निगरानी कराने के लिए मुलाकात की, और साथ ही अपने हृदय के इलाज की भी। अजीब बात यह है कि मेरी सेहत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा कि शायद यह इसलिए था क्योंकि मैं अधिक चल रहा था और बेहतर खा रहा था। सुमिता हमेशा से स्वस्थ आहार के प्रति कड़ी थी। आर्यन और मैंने कभी कभी परिवार के समारोहों, जन्मदिनों और रविवार के लंच पर एक दूसरे से मिलते थे। हम एक दूसरे के प्रति शिष्ट थे, लेकिन दूर थे। वह पहले से पतली और अधिक नाजुक लग रही थी। निया ने मुझे बताया कि उसने मनोचिकित्सा शुरू कर दी थी। दिवाली नजदीक थी। यह उस घटना के बाद का पहला दिवाली होगा। लगभग 50 साल में यह पहला मौका था जब हम अलग अलग मनाने जा रहे थे। दारियस और निया सभी परिवार के सदस्यों के साथ एक संयुक्त उत्सव की योजना बना रहे थे। तभी मुझे एक फोन आया जिसने सब कुछ फिर से बदल दिया। ये डिटेक्टिव रेनॉल्ड्स था। उसकी आवाज फोन पर गंभीर सुनाई दी। श्रीवंशी, मेरे पास अलारा रोड्स के बारे में एक खबर है, उसने कहा। मुझे विश्वास है कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहेंगे, इससे पहले कि यह जानकारी आपके परिवार तक किसी और तरीके से पहुंचे। क्या हुआ? मैंने पूछा, मेरे सीने में एक अजीब सी कसावट महसूस करते हुए। उसे आज सुबह उसकी कोठरी में मृत पाया गया। आत्महत्या। जाहिर तौर पर उसने एक पत्र छोड़ा है। मैं धीरे धीरे नजदीकी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे इस खबर पर कोई खुशी नहीं हुई, बस उस दुख के लिए गहरा दुहक था। किस प्रकार का पत्र? मैंने कुछ पल की चुप्पी के बाद पूछा। एक पूर्ण स्वीकृति और कुछ अतिरिक्त जानकारी जो खैर आपके और आपके परिवार के लिए प्रासंगिक है। क्या जानकारी? मैं इसे फोन पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। क्या आप थाने आ सकते हैं? आपकी पत्नी, पूर्व पत्नी, मुझे माफ करें, को भी संपर्क किया जा रहा है। मैंने जाने पर सहमति दे दी। दारियस मुझे हत्या के थाने की ओर ले गया। हम लगभग उसी समय पहुंचे जब निया और सुमिता वहां थीं। हम डिटेक्टिव रेनॉल्ड्स के कार्यालय में इकट्ठा हुए, जो ग्रे दीवारों और कार्यात्मक फर्नीचर के साथ एक सादा माहौल था। आपका धन्यवाद आने के लिए, डिटेक्टिव ने शुरू किया। जब हम सभी बैठ गए तो उसने कहा, जैसा कि मैंने श्री वंशी को बताया, अलारा रोड्स को आज सुबह मृत पाया गया। उसने चादरों का इस्तेमाल किया। खैर, आप समझते हैं।
चिकित्सक का अनुमान है कि यह सुबह के शुरुआती घंटों में हुआ। सुमिता ने सब कुछ के बावजूद एक छोटी सी सौंप की। वह उसकी बहन थी, एकमात्र बहन जिसे उसने वयस्कता में खोजा था। उसने यह पत्र छोड़ा है, डिटेक्टिव ने जारी रखा, एक लिफाफा दिखाते हुए। यह वास्तव में आप सभी के लिए लिखा गया है। हमारे प्रोटोकॉल के अनुसार हमें पहले इसकी सामग्री पढ़नी होगी ताकि हम जांच के लिए प्रासंगिक जानकारी की जांच कर सकें, और वास्तव में इसमें प्रासंगिक जानकारी है। क्या जानकारी? नेहा ने मां का हाथ पकड़ते हुए पूछा। डिटेक्टिव ने अपनी चश्मा सही किया और पत्र उठाया। मैं केवल सबसे महत्वपूर्ण अंश पढ़ूंगा। वह सभी से, विशेष रूप से श्रीवंशी से, माफी मांगती है। हत्या के प्रयास के लिए वह कहती है कि वह ईर्ष्या और निराशा से ग्रसित थी। उसने पृष्ठ पलटा और कहा, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन है। आलारा के अनुसार वह और श्रीमती वंशी जैविक जुड़वां बहनें नहीं हैं। आपका क्या मतलब है? सुमिता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वह यहां लिखती है कि डीएनए परीक्षण का परिणाम गलत था। आलारा उस क्लिनिक में एक प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम करती थी जिसने परीक्षण किया। जब उसने आपके बीच शारीरिक समानता देखी तो वह ऑब्सेसिव हो गई। उसने आपके परिवार के इतिहास की जांच की, पता लगाया कि आप दूर के रिश्तेदारों की खोज कर रही थीं, और परिणामों को इस तरह से बदल दिया कि ऐसा लगे कि वहां आनुवंशिक संगतता है। क्या यह संभव है? मैंने चौंकते हुए पूछा। हमारे विशेषज्ञों के अनुसार हां, यह संभव है। हम क्लिनिक की जांच कर रहे हैं और पहले ही प्रक्रियाओं में अनियमितताएं पाई गई हैं, लेकिन उनके बीच की समानता अविश्वसनीय है। दारियस ने भी वहां उपस्थित होते हुए टिप्पणी की। यह कैसे संभव हो सकता है यदि वे रिश्तेदार नहीं थीं? यह हुआ बेटे, मैंने जवाब दिया, उन मामलों को याद करते हुए जो मैंने सुने थे। कहते हैं कि दुनिया में हर किसी के साथ हमशक्ल होते हैं। उनके मामले में समानता प्रभावशाली थी, लेकिन जब मैंने धोखे का पता लगाया तो मैंने कुछ सूक्ष्म भिन्नताएं देखीं। कानों का आकार, मुस्कुराने का तरीका। डिटेक्टिव ने सिर हिलाया और पढ़ना जारी रखा। आलारा यह भी स्वीकार करती है कि उसने शुरुआत से सब कुछ योजना बनाई थी। उसने क्लिनिक के सिस्टम में श्रीमती वंशी की फोटो देखी। उसने विशेष समानता देखी और उससे संपर्क करने का निर्णय लिया। मूल योजना थी कि वह आपकी पहचान को अपनाएगी, यहां तक कि आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने से पहले। सुमिता सदमे में थी। सारा मामला झूठ था। वह कभी मेरी बहन नहीं थी। इस स्वीकृति के अनुसार नहीं, वह बस एक अकेली, मानसिक रूप से अस्थिर महिला थी जिसने उस जीवन को पाने का एक अवसर देखा जिसे वह हमेशा से चाहती थी। और मैं एक मूर्ख की तरह उस पर विश्वास कर बैठी, सुमिता ने मरमड़। मैंने उसे अपने घर, अपने जीवन में प्रवेश करने दिया। अपने आप को दोष मत दो मां, नेहा ने उसे सांत्वना दी। वह बहुत विश्वसनीय थी और शारीरिक समानता वास्तव में अविश्वसनीय है। डिटेक्टिव ने एक और कागज उठाया। हमने आलारा के इतिहास की एक प्रारंभिक जांच की। उसके पास छोटे छोटे धोखाधड़ी के लिए पुलिस के साथ पुराने मामले थे और एक संतोषजनक मामले का। 2015 में उसे व्यक्तित्व विकार के निदान के साथ एक मानसिक क्लिनिक में थोड़े समय के लिए भर्ती किया गया था। उसके पास अन्य लोगों के करीब आने के प्रयासों के रिकॉर्ड भी हैं। वह शारीरिक रूप से समान थी, हालांकि इनमें से कोई भी इस एक के रूप में जटिल नहीं था। आलारा का यह रहस्य उद्घाटन कि वह वास्तव में सुमिता की बहन नहीं थी, सब कुछ बदल देता था। यह निश्चित रूप से सुमिता द्वारा की गई धोखे को कम नहीं करता था, लेकिन यह पूरी स्थिति को एक नए दृष्टिकोण में रखता था। वह एक खतरनाक, मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति द्वारा चालाकी से मैनिपुलेटेड हुई थी, जिसने हर कदम की सावधानी से योजना बनाई थी। अब क्या होगा? मैंने डिटेक्टिव से पूछा। पुलिस के दृष्टिकोण से मामला बंद है। आलारा एकमात्र संदिग्ध थी और उसकी अनुपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बाकी सब कुछ, खैर, यह आप सभी के निर्णय पर निर्भर करता है। हम चुपचाप थाने से बाहर निकले। उस दिन मुंबई का आसमान साफ था, जो हमारे भीतर चल रही भावनाओं के तूफान के विपरीत था। आर्यन ने सुझाव दिया कि हम सब उसके घर चलें और बात करें। रास्ते में मैं पिछले 6
महीनों में हुई सभी घटनाओं के बारे में सोचता रहा। विश्वासघात, खोज, हिंसा और अब यह अंतिम खुलासा जो झूठ के एक चक्र को बंद कर रहा था। आर्यन के घर पर हम सब एक डेक पर बैठे जो आंगन की ओर देख रहा था। सुमिता ने कुछ चाय बनाई और हमें अकेला छोड़ दिया। मैं, सुमिता, नेहा और आर्यन। अब पारिवारिक बातचीत का समय था। आप लोग क्या करना चाहते हैं? नेहा ने मुझसे और सुमिता से पूछा। शादी, घर, सब कुछ के बारे में। सुमिता ने गहरी सांस ली और बोलने से पहले कहा, मैं जानती हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, कल्याण। जो मैंने किया वो क्षम्य नहीं है, चाहे हालात कुछ भी हों। अगर आप तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं समझूंगी। मैंने उस महिला को देखा जिसके साथ मैंने लगभग 50 साल बिताए थे। हम 20 साल की उम्र से साथ थे। हमने बच्चे पाले, हमने पोते पोतियों को जन्म लेते देखा, हमने कठिन समय और असीम खुशियां एक साथ बिताईं। और अब हमारे जीवन के संध्या काल में हम एक मोड़ पर खड़े थे। मैंने इन महीनों में बहुत सोचा है, मैंने आखिरकार कहा, हमारे बारे में, हमारी शादी के बारे में। यह अचानक नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, साल दर साल, जब हम काम, बच्चों और रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं में व्यस्त थे। सुमिता ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। जो आपने किया वो कई स्तरों पर गलत था। मैंने जारी रखा, लेकिन मैं अपनी हिस्सेदारी भी मानता हूं। मैं भावनात्मक रूप से दूर हो गया। मैंने आपको एक महिला, एक साथी के रूप में देखना बंद कर दिया। मैं बिना सोचे समझे चला गया, यह नहीं समझते हुए कि आप असंतुष्ट हैं। यह मेरे किए गए कार्यों को सही नहीं ठहराता, उसने कहा। मुझे बात करनी चाहिए थी, मदद मांगनी चाहिए थी, उस पर नहीं उतरना चाहिए था। नहीं, ये इसे सही नहीं ठहराता। मैंने सहमति दी, लेकिन यह समझने में मदद करता है, और समझना क्षमा करने की ओर पहला कदम है। हमारे बीच एक अर्थपूर्ण चुप्पी फैल गई। क्षमा का शब्द हवा में तैरने लगा, जैसे एक संभावना जिसे हम में से किसी ने भी तब तक सच में नहीं सोचा था। क्या आपको लगता है, आर्यन ने हिचकिचाते हुए शुरू किया, क्या आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं? पहले की तरह नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन एक नई शुरुआत। आप 70 के दशक में हैं, 20 के नहीं। शायद कोशिश करने लायक है। मैंने सुमिता को देखा। वह बहुत नाजुक, बहुत पछताई हुई लग रही थी, लेकिन मैंने वहां उस युवा महिला को भी देखा जिससे मैं प्यार में पड़ा था। वह समर्पित मां जिसने हमारे बच्चों को पाला। वह प्यार करने वाली दादी जिसने हमारे पोते पोतियों को बिगाड़ा। यह आसान नहीं होगा, मैंने कहा। बहुत सा दर्द है, बहुत सा अविश्वास है जिसे पार करना है। मुझे पता है, सुमिता ने उत्तर दिया। लेकिन अगर आप कोशिश करने के लिए तैयार हैं, कल्याण, तो मैं वादा करती हूं कि मैं आपका विश्वास वापस पाने के लिए सब कुछ करूंगी, हमें फिर से खुश करने के लिए, भले ही यह किसी अलग तरीके से हो। आने वाले महीनों में सुमिता और मैंने एक दूसरे के करीब आने की धीमी प्रक्रिया शुरू की। पहले संयुक्त थेरेपी सत्र, फिर आकस्मिक बैठकें, एक चाय, एक दोपहर का भोजन, एक फिल्म। हमने खुलकर बात की जैसे दशकों में नहीं की थी। भावनाओं, डर और उम्मीदों पर खुलकर चर्चा की। मैं मार्च 2024 में अपने घर वापस आया, जिस दिन के बाद से 9 महीने बीत चुके थे। हम अलग अलग कमरों में सोते थे, लेकिन इस बार यह दूरी की वजह से नहीं था। यह उस समय के सम्मान के कारण था जो हमें एक दूसरे की जरूरत थी। धीरे धीरे हमने अपनी अंतरंगता को फिर से बनाना शुरू किया, एक दूसरे को फिर से खोजते हुए। यह आसान नहीं था और अभी भी आसान नहीं है। ऐसे दिन होते हैं जब जो हुआ उसकी याद पूरी ताकत के साथ वापस आती है। जब मैं सुमिता को देखता हूं और सोचता हूं कि क्या मैं वास्तव में उसे जानता हूं। लेकिन ऐसे भी अद्भुत दिन होते हैं जब मैं महसूस करता हूं कि हम कभी से अधिक करीब हैं। जीवन की सभी खामियों के साथ किसी को प्यार करने का गहरा समझ बनाते हुए। अगस्त 2024 में हमने अपनी प्रतिज्ञाओं को नवीनीकरण के लिए एक छोटा समारोह आयोजित किया। सिर्फ बच्चे, पोते पोतियां और कुछ करीबी दोस्त। यह एक पूर्ण रीसेट नहीं था। बहुत सा पानी पुल के नीचे बह चुका था कि सब कुछ पहले की तरह हो सकता। यह इसके बजाय हमारे पास बचे समय के लिए एक प्रतिबद्धता थी, चाहे वह कितना भी हो। अब
सितंबर 2025 में हम अपने 48वें शादी की सालगिरह की ओर बढ़ रहे हैं। मैं बड़लंबत्तर का हूं, सुमिता 59 की हैं। अनुभव ने हमें यह सिखाया है कि कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती, कि लोग गलतियां करते हैं। कुछ छोटी, कुछ विशाल, और सच्चा प्यार कभी न गिरने के बारे में नहीं है, बल्कि एक साथ उठने और चलते रहने के साहस के बारे में है, सबसे कठिन गिरावट के बाद भी। अगर किसी ने मुझसे 2 साल पहले पूछा होता कि क्या मैं उस विश्वासघात को क्षमा करूंगा जैसा मैंने सहा, तो शायद मैं नहीं कहता कि क्षमा की सीमाएं होती हैं, कि एक बार पार हो जाने पर कोई वापसी नहीं होती। लेकिन जीवन के पास हमें आश्चर्यचकित करने का एक अनोखा तरीका है। यह हमें दिखाता है कि हम जितने मजबूत हैं, उतने ही क्षमा करने की क्षमता रखते हैं जितना हमने सोचा था। मुझे नहीं पता कि हमारे पास एक साथ और कितना समय है। 72 की उम्र में मेरे दिल की समस्याओं के साथ हर दिन एक उपहार है। लेकिन मुझे पता है कि जो भी समय हो, मैं उसे उस महिला के साथ बिताना चाहता हूं जिसे मैंने लगभग आधी सदी पहले प्यार करने का चुनाव किया था, और आज भी प्यार करने का चुनाव करता हूं। हर एक दिन फिर से। झूठी जुड़वां बहन के साथ हुआ हादसा जितना दुखद था, हमारे जीवन में एक मोड़ बन गया। इसने हमें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर किया जिन्हें हम वर्षों से नजरअंदाज कर रहे थे। यह स्वीकार करने के लिए कि हमारी शादी एक खाली खोल बन गई थी, एक दिखावा जो कभी थी, और विरोधाभासी रूप से यही टूटने का बिंदु था जिसने हमें कुछ नया बनाने की अनुमति दी, कुछ अधिक सच्चा और शायद मजबूत। जैसा कि हम दक्षिण में कहते हैं, सबसे भयानक तूफानों के बाद आसमान हमेशा नीला हो जाता है, और मैं अब हमारे जीवन को ऐसे ही देखता हूं। एक आसमान जो खुल रहा है, नीला और आशाजनक। एक ऐसा तूफान जिसने हमें लगभग नष्ट कर दिया। मेरे पोते आर्यन, जो इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, अब 19 वर्ष का है और लॉ स्कूल शुरू कर रहा है। वह हमेशा मुझसे कहता है कि हमारे साथ जो हुआ, उसी के कारण उसने उस करियर को चुनने का फैसला किया। वह लोगों की मदद करना चाहता है ताकि वे जीवन के कठिन क्षणों में न्याय प्राप्त कर सकें। मुझे गर्व महसूस होता है जब मैं उसे एक दुखद अनुभव को सकारात्मकता में बदलते देखता हूं। और अलारा के बारे में कभी कभी मैं उसके बारे में सोचता हूं, वह परेशान महिला जो हमारे जीवन में एक तूफान की तरह आई। मुझे किसी के लिए गहरा दुख है जिसने एक झूठ का पीछा करते हुए जीवन जिया और खत्म किया। दूसरों के जीवन को चुराने की कोशिश करने के बजाय अपने जीवन का निर्माण करने की कोशिश की। आशा है कि वह जहां भी हो, शांति पाए। जीवन बहुत छोटा है कि हम इसे अनंत द्वेषों के साथ बर्बाद करें। हमें दूसरों और खुद को माफ करना आना चाहिए, और सबसे दर्दनाक अनुभवों से भी सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही ज्ञान मेरे 72 वर्षों ने मुझे दिया जब मैंने सबसे भयंकर तूफान का सामना किया। क्या आपको मेरी कहानी पसंद आई? और आप किस शहर से सुन रहे हैं? चलिए टिप्पणियों में मिलते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप मुझे एक सुपर थैंक्स भेजकर समर्थन कर सकते हैं, ताकि मैं और भी कहानियां सुना सकूं। आपके मीठे समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपकी टिप्पणियों का इंतजार कर रहा हूं। स्क्रीन पर आप 2 नई जीवन कहानियां देख सकते हैं जिन्हें मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। मेरे चैनल पर और भी बहुत कुछ है। सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले जीवन कहानी में मिलते हैं, प्रेम और सम्मान के साथ।